हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सूत्रसार में। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th मैथ के चैप्टर नंबर 1 के विविध प्रश्नावली को। आज हम लोग बच्चों क्या करेंगे, चैप्टर 1 के विविध प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर 1 के विविध प्रश्नावली को। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से बिना आपका टाइम लॉस किए। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा ये है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक फलन f है जो कि r से परिभाषित है। इसमें यहां कहने का क्या मतलब कि इसके अंदर कोई एक नंबर x जो कि संबंधित है r से और x जो -1 से 1 के बीच में है। यानी ये कह रहा है कि जो f हमारे पास फलन है, हमारे पास जो फलन f है वो इस प्रकार है कि वो परिभाषित है रियल नंबर से -1 और 1 के बीच में जितने नंबर आएंगे उनसे। यानी x जहां यहाँ पे वो -1 से 1 के बीच में है। तो और बच्चों का ना जो फलन f(x) है वो दिया इतना द्वारा परिभाषित है, तो फलन एकाकी तथा आच्छादक है, ये चेक करना है। तो बच्चों ध्यान देना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब समझते हैं हम लोग बच्चों कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो क्या क्या गिवन है थोड़ा सा वो लिख लेते हैं। तो बच्चों दिया है f(x) इक्वल टू अब यहाँ बच्चों ध्यान देना, माड जब फुल तब माड के अंदर वैल्यू 2 या तो प्लस में भी हो सकता है या तो माइनस में भी हो सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब यहाँ पे दो आंसर, एक तो होगा हमारा x अपान 1 माइनस x, ये तब होगा जब x 0 से छोटा हो, और इसी का एक आंसर होगा x अपान 1 प्लस x, और प्लस वाला हम लोग तब लेंगे जब x जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। अगर बच्चों यहाँ पे x हमारा 0 से छोटा है तो जाहिर सी बात माइनस में होगा, तो माइनस में होगा तो हम लोग इस फंक्शन को जब तोड़ेंगे तो ये आएगा। और जब यहाँ पे x 0 या 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, तो धनात्मक हम लोग इस तरीके से तोड़ेंगे। तो इस पूरे फंक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों हमें जो चेक करना है एकाकी है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या डालेंगे, एक हेडिंग डालेंगे यहाँ, एकाकी फलन। एकाकी फलन। तो अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर हमारा 4 कंडीशन बनने वाला है। 4 कंडीशन क्या क्या, अगर देखो एकाकी में हम लोग क्या करते हैं, एकाकी में हम लोग f(x1) बराबर f(x2) इसको लेके सॉल्व करते हैं और ये देखेंगे कि x1 बराबर x2 आता है कि नहीं। अगर दोनों बराबर तो फलन एकाकी, अगर बराबर नहीं आया तो फलन एकाकी नहीं होगा। तो अब इसमें दिक्कत क्या है कि हमारा जो x1 है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उस बेस पे एक तो हो सकता है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हों 0 से ग्रेटर, एक कंडीशन हो सकता है दोनों दोनों नेगेटिव हों, एक हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या इसका उल्टा पहला वाला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो इस तरीके से 4 कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है। अब वो हम लोग चारों को चेक करेंगे और तभी बता पाएंगे कि फलन हमारा एकाकी है कि नहीं। तो पहला हम लोग कंडीशन लेके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। केस 1, जब x1 को हम लोग मान लेते हैं ये
x1 जो है वो भी 0 से बड़ा है तथा x2 जो है वो भी 0 से ग्रेटर है, दोनों के दोनों 0 से बड़े हैं। तो अब इस कंडीशन में बच्चों जब दोनों 0 से बड़ा होगा तब माना f x1 बराबर f x2, ये हम लोग मानेंगे। और यहाँ पे अब बच्चों क्या रखेंगे, अगर हमारा x1 0 से बड़ा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिखेंगे प्लस वाला फंक्शन। तो यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x अपान 1 प्लस एक्स, 1 यहाँ पे रहेगा। और इधर बच्चों आ जाएगा हमारा x2 अपान 1 प्लस x2, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर तो ये आ जाएगा हमारा x1 प्लस इसका बच्चों जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 का करेंगे तो ये, फिर इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा x1 इंटू x2 इक्वल टू, इसका यहाँ कर दो तो 1 का x2 से x2 प्लस फिर इसका इससे करेंगे तो आ जाएगा x1 इंटू x2। तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारा आएगा x1 बराबर x2। तो केस नंबर 1 क्या कह रहा है, केस नंबर 1 कह रहा है फलन हमारा एक एक ही है, लेकिन सिर्फ एक के चेक होने से ये चीज डिसाइड हो नहीं सकता। तो अगला हम लोग कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे। तो एक कंडीशन तो हमारा ये आ रहा है। अब हम लोग केस नंबर 2 चेक करते हैं। तो केस नंबर 2 के लिए हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं यहाँ पे। अब बच्चों बात करते हैं केस 2। केस 2 अब हो सकता है अगर दोनों निगेटिव हों, जब x1 भी 0 से छोटा हो तथा x2 भी 0 से छोटा हो, तब अगर बच्चों ये दोनों के दोनों 0 से छोटे हैं मतलब निगेटिव है, और निगेटिव के कंडीशन में हम लोग क्या मानेंगे, फिर से लिखेंगे माना fx1 बराबर fx2। अब यहाँ पे अगर x1 0 से छोटा है तो यहाँ आएगा 1 अपान 1 माइनस x1, क्योंकि 0 से छोटा तो यहाँ पर हम लोग ये वाला लेंगे माइनस वाला, तो माइनस वाले कंडीशन में ये आ जाएगा बच्चों। और इधर आएगा 1 अपान 1 माइनस, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ बच्चों, यहाँ 1 के बदले x लिखना था, गलती से हमने, यहाँ रहेगा x1, यहाँ रहेगा x2, यहाँ x2। अब इसका फिर से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो यहाँ आ जाएगा x1, यहाँ आ जाएगा माइनस x1 x2 बराबर इसका यहाँ बच्चों गुणा करोगे कितना आएगा हमारा, तो जब इसका यहाँ पे गुणा करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारा x2 माइनस x1 इंटू x2, फिर से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ गया हमारा x1 बराबर x2, और यहां से भी हमें देखने पे लग रहा कि फलन क्या है, एक एक ही, लेकिन अभी भी हमारा 2 स्टेप बचा हुआ है। तो अगला हम लोग केस नंबर 3 चेक करते हैं। जब इस बार हम लोग लेते हैं x1 हमारा है 0 से छोटा और x2 जो लेते हैं वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो यहाँ पे फिर से हम लोग वही चीज लिखेंगे बच्चों, माना f(x1) बराबर f(x2), तो अब x1 0 से छोटा है तो x1 अगर 0 से छोटा तो यहाँ बच्चों आएगा x1 अपान 1 माइनस x1, क्योंकि 0 से छोटा होने पे यहाँ जो वैल्यू आएगा वो माइनस में, तो
ऊपर तो x1 रखेंगे लेकिन यहाँ रखेंगे माइनस, और इस साइड में जो रखेंगे वो आएगा बच्चों हमारा x2 अपान 1 प्लस x2, क्योंकि इस बार हमारा x2 0 के बराबर या उससे बड़ा, तो धनात्मक आएगा, धनात्मक के लिए यहाँ प्लस। अब इसका गुणा करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा x1 प्लस x1 इंटू x2 बराबर, यहां गुणा करेंगे तो x2 आएगा, और इसका इधर फिर करेंगे दिया जाएगा माइनस x1 इंटू x2। तो अब बच्चों इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग सॉल्व करें तो अब बच्चों जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बच्चों अगर हम ध्यान दें, इस x2 को इधर कर दो और इसको इस साइड में कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा x1 माइनस x2 बराबर, ये जब उधर जाएगा तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो बच्चों जब ये इधर माइनस में जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x1 x2, थोड़ा सा साफ लिखते हैं, माइनस 2x1 इंटू x2 ये आएगा। अब बच्चों एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे यहां तो पता चल नहीं रहा कि कौन बराबर है कि नहीं बराबर है, x1 x2 कैसा आएगा, लेकिन एक चीज ध्यान दो, x1 0 से छोटा है और x2 0 से बड़ा है, यानी जो माइनस में जो नंबर है वो बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है, x1 नेगेटिव है और ये वाला जो नंबर है पॉजिटिव, तो जो ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो दोनों आखिरी में क्या आएगा सॉल्व करने पे, ये आएगा नेगेटिव, ये जो हमारा आंसर आएगा ये पूरा ये आएगा नेगेटिव, माइनस में आएगा। और यहां बच्चों जब सॉल्व करोगे तो एक माइनस तो पहले से है, x1 वाला जो नंबर वो भी माइनस में है, इसमें x1 माइनस में आगे भी एक माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा धनात्मक, ये आएगा हमारा पॉजिटिव धनात्मक। तो अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे एक आ रहा विरोधाभास, ये कह रहा है कि इधर का चीज नेगेटिव होगा, ये कह रहा है कि इधर का चीज पॉजिटिव होगा। अब भाई नेगेटिव संख्या पॉजिटिव के तो बराबर हो नहीं सकता, तो ये जो चीज बच्चों हमारा ये क्या है, यह संभव नहीं है, तो यहां हम लोग लिखेंगे यह संभव नहीं है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अब अगर पूर्व कल्पना गलत है, भाई पूर्व कल्पना हमने क्या किया था, हमने माना था f(x1) और f(x2) क्या बराबर है। अब अगर ये गलत है तो इसका मतलब क्या है, अतः यहां जो सही चीज होगा वो होगा f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2), यानी ये दोनों बराबर नहीं है, सही चीज ये होगा। भाई हमने जो माना वो चीज सही एकदम गलत ही आ रहा है, एक चांस ही नहीं कि चीज पॉसिबल हो जाए, तो मतलब हमने जो माना है वो चीज ही गलत है। अब वो अगर गलत है तो हमने माना था दोनों को इक्वल, इन दोनों के फलन के मान को, लेकिन ये क्या है, ये इक्वल नहीं है। तो अब बच्चों को ध्यान दो, x1 x2 दो नंबर, दोनों अलग अलग, उन दोनों का फलन का मान भी अलग अलग आ रहा है, यानी समुच्चय के अंदर क्या है, x1 कोई एक अलग नंबर, इधर भी x2 कोई अलग नंबर, और इन दोनों का जो फलन है f(x1) और f(x2) ये दोनों भी अलग अलग, तो इसका मतलब x1 का कनेक्शन होगा इससे और x2 का इससे, दोनों का अलग अलग। भाई दो अवयव, दोनों के दो अलग प्रतिबिंब, तो फलन क्या होगा, एक ही, यानी ये भी बता रहा है फलन हमारा एक ही है, ये दोनों भी बता रहे थे, ये भी। अब चौथा कंडीशन हम लोग चेक करते हैं बच्चों, हम लोग चेक करते हैं केस नंबर 4, जगह थोड़ा सा कम पड़ेगा
कोई दिक्कत नहीं। अब केस नंबर 4 में बच्चों, छोटा लिखते हैं थोड़ा, जब, अब इस बार हम लोग क्या मानेंगे, x1 को मानेंगे बड़ा, x1 0 से बड़ा हो, और x2 को मानेंगे 0 से छोटा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम लोग जब फिर से लिखेंगे, माना f(x1) बराबर f(x2), तो यहां इस बार आ जाएगा x1 अपान 1 प्लस x1, और इधर आ जाएगा x2 अपान 1 माइनस x2। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों हम डायरेक्ट इस बार लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आया था, तो यहाँ बच्चों आ जाएगा डायरेक्ट इधर, ये आ जाएगा x1 माइनस x1 x2, और इधर आ जाएगा x2 प्लस x1 x2। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा x1 माइनस x2 बराबर 2x1 x2। इस बार बच्चों फिर से वही चीज, सेम यही चीज हम लोग लिखेंगे। यहाँ भी होगा क्या हमारे पास, ये दोनों का जो चीज है, अब इसमें x1 जो है वो क्या है, बड़ा है, x2 जो है वो छोटा है, तो ये प्लस और ये माइनस में, और एक माइनस आगे और है भाई, x2 भी माइनस में, आगे भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा करने पे प्लस, यानी ये पूरा चीज जो आएगा, ये पूरा, ये हमारा पॉजिटिव आएगा। इतना हमारा बच्चों, ये इतना, ये आएगा प्लस में। और इधर एक नंबर माइनस में है, x2 वाला नंबर माइनस में है, तो माइनस नंबर का अगर गुणा करोगे प्लस वाले से तो माइनस में ही आना है, तो ये वाला हमारा पूरा आएगा माइनस में, निगेटिव। अब बच्चों फिर से हमारा वही चीज, यह चीज संभव नहीं है, पूर्व कल्पना हमारी गलत है, तो सेम यही इतना चीज यहां भी हम लोग लिखेंगे। थोड़ा सा स्पेस की कमी है, नहीं चल रहा है। बच्चों आप लोग एक काम कीजिएगा, सेम यहीं पे ये जो चीज लिखा है इतना, यहां से लेके यहां तक ये इतना, ये इतना चीज यहाँ नीचे भी आप लोग लिख दीजिएगा, सेम वही चीज रहेगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे कि अतः स्पष्ट हमारा फलन क्या है, एक एक ही, लास्ट में आप लोग लिख देंगे अतः, अतः अस्पष्ट है फलन, फलन एक ही होगा। भाई चारों से यही, इस केस में भी आ रहा है बराबर, केस नंबर 2 में भी बराबर आ रहा है, केस नंबर 3 और 4 में आ रहा है ये चीज कि f(x1) f(x2) बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं तब भी फलन एक ही होगा, तो यहां से स्पष्ट है हमारा जो फलन है वो एक ही होगा। अब आच्छादक के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो आच्छादक के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें बच्चों दो केस बनेगा। आच्छादक के लिए आच्छादक फलन के लिए दो केस बनेगा।
अगर हम बात करें केस 1 की, तो एक में जब छोटा होगा तब नेगेटिव होगा, तब एक में पॉजिटिव ले लेते हैं। तो एक में लेते हैं जब x 0 से छोटा हो। अब इस कंडीशन में लेंगे हम लोग, माना y बराबर fx, आच्छादक दिखाने का ये शर्त y बराबर fx, और एक कंडीशन हम लोग लेंगे ये वाला, केस 2 यहां लिख लेते हैं, केस 2 इसमें लिखेंगे जब x 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तब अगर हम लोग लिखें माना y बराबर fx। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बाई लाइन। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो जब x 0 से छोटा होगा तो fx की जगह आएगा हमारा कितना, यहां आ जाएगा x अपान 1 माइनस एक्स जब माड़ खुलेगा, और जब 0 से बड़ा होगा तो यहां आएगा y इक्वल टू x अपान 1 प्लस एक्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते बच्चों, तो यहां आएगा कितना हमारा, ये आ जाएगा, यहां अगर गुणा कर दे तो ये हो जाएगा y माइनस वाई इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। इसको इधर ले जाओ तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना, x प्लस वाई इंटू एक्स, इन दोनों में x कॉमन है तो यहां आ जाएगा 1 प्लस वाई, यहां से x इक्वल टू आ गया हमारा y अपान 1 प्लस वाई। सेम ऐसे यहां करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y फिर प्लस y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y x माइनस वाई इंटू एक्स, दोनों में x कॉमन, तो यहाँ आएगा 1 माइनस वाई, तो यहां से आ गया x इक्वल टू वाई अपान 1 माइनस वाई। अब बच्चों ध्यान देना, इन दोनों कंडीशन में हमारे पास जो फलन है वो कहां से कहां, फलन जो था वो r से परिभाषित था, सिद्धांत हमारा था रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का, एक से प्लस एक के बीच के नंबर थे। तो बच्चों अब यहां तुम तो y की जगह पे माइनस एक से प्लस एक के बीच में तुम कोई भी नंबर रख डालो इसके बीच में, तो जो भी x आएगा वो सब के सब x इस r में मिलेंगे, क्योंकि r वास्तविक संख्या है। भाई r वास्तविक संख्या है तो उसके अंदर तो हर एक नंबर मिलेगा। तो यहां तुम y की जगह कुछ भी रख डालो, इसमें से कुछ भी y रख डालो, ये हमारा y, ये हमारा x है, हर एक y के लिए x कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा। तो अतः हमारा फलन क्या है, आच्छादक है, भाई हर एक y पे x कोई ना कोई मिलेगा जरूर। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने का जो तरीका है वो इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे दोनों केस में सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। ये बच्चों हमारा
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका सोल्यूशन सिस्टमेटिक सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया, सिद्ध कीजिए कि फलन दिया है f(x) बराबर x क्यूब और ये फलन जो f वो परिभाषित है r से r में, इसको हमें एक एक ही सिद्ध करना। तो देखो बहुत आसान तरीका बच्चों, एक एक ही के लिए हम लोग लिखेंगे माना f(x1) बराबर f(x2), तो यहां आ जाएगा x1 का क्यूब, इधर आ जाएगा x2 का क्यूब, सॉल्व करोगे तो आएगा x1 बराबर x2 और यहाँ लिख दो अतः दिया गया फलन एक ही है, अतः फलन एक ही है। अब बच्चों इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका है, बहुत लोग क्या करते हैं, ये पहला तरीका। अब बहुत लोग बच्चों क्या करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, मेथड 2, उसमें क्या करेंगे f(x1) बराबर f(x2) लिखने के बाद यहां जब लिखेंगे x1 का क्यूब, इधर x2 का क्यूब, इसको इस साइड में लेकर आते हैं x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब, इधर करते हैं 0, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब a माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस x2, x1 माइनस x2, और एक ब्रैकेट में आएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2, ये आएगा। अब इसमें बच्चों दो केस बन रहा है, एक केस तो ये बनेगा, ये वाला केस कि अगर x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 बराबर 0। अब एक केस ये बनेगा। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, x1 और x2 रियल नंबर है। अब बच्चों अगर ध्यान देना, अगर हम x1 और x2 को कोई, देखो यहाँ x1 x2 चाहे जो नंबर हो, धनात्मक हो ऋणात्मक हो, अगर वर्ग करोगे तो हमेशा ये क्या आएगा, वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक आएगा। जैसे मान लो हम दोनों अगर नेगेटिव ले लें तो यहाँ भी प्लस प्लस, यहाँ अगर लेंगे ये भी प्लस प्लस, भाई दोनों जब प्लस प्लस आ रहा है तो जीरो होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये हर कंडीशन में सुटेबल नहीं होती, ये वाला अमान्य हो जाता है, ये वाला हमारा अमान्य हो जाएगा क्योंकि ये हर कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये ऐसे सोच लो इसको, अगर ये ना समझ में आ रहा तो ये सोचो, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं माइनस x1 इंटू x2। अब इसको ऐसे सोचो, दुनिया का कोई भी रियल नंबर यहां रखो, वर्ग करने पे प्लस ही आएगा, ये वाला प्लस, और यहां x2 की जगह भी कोई भी नंबर रख डालो प्लस ही आना है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या आएगा, ये आएगा धनात्मक। लेकिन यहां आगे माइनस है, तो यहां जब गुणा करोगे तो ये क्या दिखा, ये दिख रहा माइनस में, तो ये प्लस आ रहा और ये माइनस, तो पॉसिबल ही नहीं ये चीज। भाई इधर धनात्मक आ रहा, इधर बता रहा कि ये निगेटिव होगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो तब भी हमारा अमान्य हो जाएगा, इसको हम लोग ले नहीं सकते, इनवैलिड। तो बचा सिर्फ एक केस 2। अब केस 2 में x1 माइनस x2 बराबर 0 हो सकता है, तो यहां से x1 बराबर आएगा x2। तो जो समझ में आए, चाहे छोटा तरीका लगा लो चाहे बड़ा, जैसा क्वेश्चन रहे उसी हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा कि एक अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब जो खाली ना हो, अरिक्त का मतलब जो खाली ना हो, यानी उसके अंदर कोई न कोई अवयव जरूर होना चाहिए। तो ये अरिक्त समुच्चय x दिया है, और फिर कह रहा है px जो है वो x के समस्त उप समुच्चय का समुच्चय है। तो एक चीज थोड़ा सा ये समझ लो, मतलब क्या है इसका। मतलब है कि अगर हमारे पास एक समुच्चय है x, और इस x के अंदर हम मान लें
एक अवयव है एक और एक अवयव है दो। समझने के लिए ये चीज कहना क्या चाह रहा है वो समझाने के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक समुच्चय है यक्स जिसके अंदर एक और दो दो अवयव हैं। अब इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे? इसके जो उप समुच्चय बनेंगे, इसके जो उप समुच्चय बनेंगे वो एक तो बनेगा 5, दूसरा उप समुच्चय बनेगा इसका 1, फिर एक उप समुच्चय बनेगा हमारा 2 और फिर एक उप समुच्चय बनेगा 1,2। इतने उप समुच्चय बनेंगे। तो ये कह रहा है कि जो ये px है ये x के समस्त उप समुच्चय का समुच्चय है। यानी इस px में तो जो px होगा बच्चों उस px में ये सारे के सारे उप समुच्चय शामिल है। यानी 5 भी होगा इसके अंदर और ये 1 भी होगा, ये 2 भी होगा और ये 1,2 भी शामिल है। ये सारे के सारे उप समुच्चय इसके अंदर शामिल हैं जितने भी उसके हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं घात समुच्चय। ये x का जो है घात समुच्चय है, पावर सबसेट पावर सेट। तो अब यहां ध्यान देना ये कह रहा है कि x समुच्चय x के जितने उप समुच्चय बन सकते हैं वो सब का सब उप समुच्चय इस px के अंदर मौजूद है। क्योंकि ये कह रहा है कि ये px क्या है? x के समस्त उप समुच्चय का समुच्चय है। यानी इस x के जितने उप समुच्चय हैं उन सब का समुच्चय ये px वाला है। इस px के अंदर ये सब के सब मिलेंगे। ये इसके कहने का मतलब है। अब फिर कह रहा है कि निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित है। तो जो ये px है एक संबंध r है वो परिभाषित है कहां? px से px में। जो हमारा एक संबंध r है वो इसी px से px में परिभाषित है। फिर कह रहा है कि px में उप समुच्चय a और b के लिए तो कोई एक उप समुच्चय a इसी में और कोई एक उप समुच्चय b। किसी एक उप समुच्चय का नाम a रख दिया है, किसी का नाम रख दिया है b। वहां यहां तो मैंने नंबर समझाने के लिए एग्जांपल में मान लिया है, क्वेश्चन में तो नंबर दिया नहीं है। तो वो बोल रहा है कि अंदर का जो उप समुच्चय किसी एक का नाम a किसी एक का नाम b, दो उप समुच्चय दे दिया। तो अब ये कह रहा है ए बी के लिए संबंध क्या दिया? ए आर बी। यानी इसको ऐसे समझो कि किसी ए का कनेक्शन किसी समुच्चय बी से होगा आर के अंदर। आर के अंदर किसी एक समुच्चय ए का किसी समुच्चय बी से जो रिलेशन होगा वो केवल तब होगा जब क्या हो? ए उप समुच्चय हो बी का, ए उचित उप समुच्चय हो बी का, तभी ए और बी का रिलेशन आर के अंदर मिलेगा। यानी ये कहना ये चाहता है कि संबंध आर के अंदर किसी दो ऐसे समुच्चय ए और बी का रिलेशन मिलेगा जिसमें क्या हो? ए जो हो वो समुच्चय हो बी का उचित उप समुच्चय। अगर ए के अंदर जो जो अवयव है वो सभी बी के अंदर भी मौजूद हैं तो इन दोनों का कनेक्शन बनेगा। एक चीज और, उचित उप समुच्चय का क्या मतलब है कि बी वाले में ए वाले से कम एक अवयव ज्यादा होगा। ये चीज मैंने एकदम लेक्चर 1 में स्टार्टिंग में ही बताया था उचित उप समुच्चय क्या होता है। अगर जिसको ना पता हो वो जाके लेक्चर नंबर 1 पहले देख लो, तब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीज ये कहना चाह रहा है। तो इसको देखो सॉल्व कैसे हम लोग करेंगे। तो अब मैं सिस्टमेटिक लिखता हूं आंसर, ये तो समझाने के लिए था। अब हम लोग इसको सिस्टमेटिक लिखने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले दिया बच्चों संबंध R जो कि परिभाषित है px से px में, और R दिया है क्या है? R इक्वल टू है a, b सच दैट
ए सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट है उचित उपसमुच्चय। यानी इस संबंध R के अंदर किसी दो समुच्चय का संबंध तभी बन सकता है जब ए वाला, पहला वाला दूसरे वाले का उचित उपसमुच्चय हो, तभी बनेगा। तो अब हम लोग सिद्ध क्या करना है, तुल्यता संबंध चेक करना है। तो तुल्यता संबंध के लिए हम लोग सबसे पहले स्वतुल्य चेक करेंगे बच्चों। तो ये स्वतुल्य है कि नहीं पहले वो चेक करते हैं। तो स्वतुल्य का शर्त बच्चों क्या है, आपको पता स्वतुल्य में किसी समुच्चय ए का खुद से ही संबंध बनना चाहिए, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अब ये बताओ, मैंने बताया था प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अब यहां पे लिख देते हैं, चूंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अतः हम लोग ये लिख सकते हैं कि अतः ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए का कनेक्शन ए से बनेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स। इस पी एक्स के अंदर जितने भी समुच्चय ए हैं उन सब के लिए हर एक का खुद से कनेक्शन बनेगा। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं अतः संबंध आर, अतः आर स्वतुल्य संबंध है। अब हम लोग चेक करते हैं सम्मित। अब सम्मित के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो केस नंबर 2 सम्मित संबंध। अब इसमें हम लोग सबसे पहले बच्चों मानते हैं हमेशा, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अगर बच्चों हम ये मान रहे हैं कि ए का कनेक्शन बी से बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए जो है वो उचित उपसमुच्चय बी का, इसका मतलब यही बनेगा कि ए उपसमुच्चय बी का। लेकिन बच्चों ध्यान दो, अगर ए उपसमुच्चय बी का तो बी कभी भी ए का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता। क्यों, अगर बच्चों इसको ऐसे समझो, अगर हम मान लें ए में, ए के अंदर 1 2 3 अवयव है, तो जो बी होगा बच्चों उस बी में, क्योंकि ए बी का उचित उपसमुच्चय है तो बी में इतने से ज्यादा ही अवयव होगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 इतना तो रहेगा, इतने से कुछ ज्यादा होगा बी में। जैसे मान लो यहाँ 4 है, भाई ज्यादा में कम से कम एक तो ज्यादा होगा ही। तो अब बचाओ, हम ये तो बोल सकते हैं कि ए उपसमुच्चय बी का, उचित उपसमुच्चय बी का, लेकिन क्या बी उचित उपसमुच्चय ए का ये पॉसिबल है? भाई बी के अंदर जितने अवयव हैं वो तो ए में है ही नहीं। अगर बी ए का उपसमुच्चय होता उचित वाला, तो ए के अंदर बी वाले से ज्यादा अवयव होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बी जो है वो ए का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। तो अतः हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है इस अतः संबंध आर, अतः संबंध आर सम्मित नहीं है। अब तीसरा चेक करते हैं बच्चों, संक्रामक। तो इसमें हम लोग मानेंगे, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर।
तो अब इसका मतलब है बच्चों A, B बिलोंग्स टू R का मतलब कि A सबसेट है B का, प्रॉपर सबसेट है, तथा B जो वो प्रॉपर सबसेट है C का। तो बच्चों क्लियर है, A में जितने अवयव हैं B में उससे ज्यादा है, और B में जितने अवयव उससे ज्यादा C में है। तो ये बात क्लियर है कि A में जो जो अवयव है वो सब C में होगा और C में उससे ज्यादा ही होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि A उपसमुच्चय है C का, उचित उपसमुच्चय C का। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि अतः इसलिए A, C बिलोंग्स टू R होगा। अतः संबंध R क्या है? संक्रामक है। अतः R संक्रामक है। संक्रामक क्यों बच्चों? A का कनेक्शन B से बन रहा है, B का C से, और A का भी तो C से बन रहा है, तो जाहिर सी बात है संक्रामक होगा। या इसको ऐसे समझो, अगर A उचित उपसमुच्चय B का, तो इसका मतलब अगर हम मान लें समुच्चय B ये बड़ा वाला कोई उपसमुच्चय है, तो इसके अंदर मिलेगा हमें A वाला। ऐसे समझो, अगर A उचित उपसमुच्चय है तो B वाले के अंदर मिलेगा A वाला। और बच्चों B वाला जो है, जो B वाला वो C का उचित उपसमुच्चय है, तो B वाला किसी समुच्चय C के अंदर मिलेगा, ये किसी समुच्चय C के अंदर मिलेगा। तो अब ये सोचो बच्चों, क्या A C के अंदर है? बिल्कुल है भाई, A भी तो C के अंदर आ रहा, तो A भी तो C का उचित उपसमुच्चय होगा। तो वही चीज यहाँ पे है। तो R संक्रामक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? R स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है, तो ये तुल्यता संबंध नहीं है। तो यहां लिख देंगे चूंकि R स्वतुल्य व संक्रामक है। उल्टा बोल, ठीक, संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। सममित नहीं है, अतः ये तुल्यता संबंध नहीं है। तो ये हमारा बच्चों राइट आंसर है, और ये भी बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन एक दो नंबर में कभी कभी पूछ सकता है, मीडियम टाइप का इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट कीजिए और फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, समुच्चय 1 से लेकर n तक की संख्या कर इसी से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या। तो बच्चों यहां ध्यान देना, चूंकि यहां पर प्रांत में अवयव की संख्या, प्रांत में अवयव की संख्या ये बराबर है सह प्रांत में अवयव की संख्या। और बच्चों इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी समुच्चय में प्रांत और सह प्रांत दोनों में अवयव की संख्या बराबर है, तो अगर वो एकैकी है, अगर वो एकैकी है तो आच्छादक भी होगा, आच्छादक भी होगा। और अगर दिया आच्छादक है, आच्छादक है तो एकैकी भी होगा। यानी इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, फलन एकैकी और आच्छादक दोनों होता है। यानी यहां पर यहां क्या होगा, यहां फलन एकैकी आच्छादी होगा, यानी एकैकी और आच्छादक दोनों होगा।
और जब फलन एक एकी आच्छादक दोनों हो तब एक एकी आच्छादक फलनों की संख्या तब एक एकी आच्छादी फलनों की संख्या इन सब का केवल एक ही सूत्र होता है और वो है फैक्टोरियल n। अगर अवयवों की संख्या n है तो आंसर होगा फैक्टोरियल n। ये थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ाया गया था आप लोगों को, ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया, मान लीजिए कि एक समुच्चय ए में दिया है, ए में दिया है -1, 0, 1 और 2, और बी में दिया ये और करा एक एफ और जी दो फलन हैं जो कि ए से बी में परिभाषित हैं। एफ एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और जी एक्स दिया ये, तो हमें चेक करना कि क्या एफ तथा जी समान है कि नहीं। और क्या दिया है, ये नोट दिया था क्वेश्चन में। चलो ठीक, मेन चीज हमें चेक करना एफ और जी अलग अलग है कि सेम है। तो देखो कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले तो a बराबर कितना दिया लिख लेते हैं। तो समुच्चय a बराबर दिया है -1, 0, 1 और 2 और b बराबर दिया है -4, -2, 0। अब फलन f जो है बच्चों वो परिभाषित है a से b में और फलन एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये दिया है। तो थोड़ा सा हम निकाल के चेक कर लेते हैं कि किसका कनेक्शन रिलेशन किससे बनेगा। तो अगर हम बात करें बच्चों x इक्वल टू -1 पर, अगर हम x की जगह -1 ले लें प्रांत से, तो बच्चों x इक्वल टू -1 पर जो f1 आएगा वो आएगा, यहां हो जाएगा -1 का स्क्वायर फिर -1, तो ये आ जाएगा 0। ऐसे अगर हम लोग ले लें x इक्वल टू -1 के बाद अगला नंबर हमारा 0 है, -1 के बाद अगला नंबर हमारा 0 है। तो अगर हम यहां रखेंगे 0 तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 और ये भी आएगा 0। एक चीज बेटा, अच्छा यहाँ पे गलती हो रहा था थोड़ा सा, यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्लस बना जाएगा क्योंकि x की जगह रखेंगे माइनस और आगे भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। यहां जो आएगा वो आएगा 1, 1 1 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। थोड़ा सा गलती हो रहा था यहाँ पे बच्चों। इधर तो 0 आएगा। अब हम लोग लेते हैं x इक्वल टू 0 के बाद 1 अगर ले लें तो यहां आ जाएगा f1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये वाला 0 आएगा। और फिर अगर हम x इक्वल टू ले लें 2 तो हमारा आएगा f2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये आएगा 2। 4 में से 2 घटाओगे बच्चों तो 2 ही आना है। अब आगे 4 ही नंबर था, चारों का वैल्यू निकल गया है। तो अब यहाँ पे बताओ जो फलन f है अतः
जो फलन f है वो f में किसका कनेक्शन किससे बन रहा है, तो -1 का बनेगा 2 से, तो एक पेयर आएगा -1, 2। फिर किससे, 0 का बन रहा है 0 से, तो 0, 0। फिर बन रहा है 1 का 0 से कनेक्शन, और 2 का बन रहा है 2 से। ये आ रहा हमारा f, ये फलन f आ रहा है। -1 का 2 से, 0 का 0 से, 1 का 0 से और 2 का 2 से, ये f आ रहा है। अब g चेक करो, g में क्या है, g में क्या क्या मिलता है। अगर दोनों में सेम सेम एलिमेंट मिल गए तो हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा दोनों समान है। अलग अलग मिलेगा तो भाई समान नहीं बोलेंगे। तो अब चेक करते हैं g का, तो फलन जो g है वो भी परिभाषित है a से b में, और gx बराबर दिया है, कहाँ गया gx, यहाँ दिया है 2, और माड में दिया है x -1/2, ये मॉड में है, फिर -1 दिया बगल में। सॉल्व करते हैं। अब इसमें a में पहला एलिमेंट -1 लेते हैं, तो अगर हम बात करें x इक्वल टू -1 पर, तो ये आ जाएगा g -1, तो यहाँ आ जाएगा 2, मॉड है x की जगह -1, ये -1/2, इधर -1 सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 इंटू 3/2 आएगा, तो माइनस में 3/2 मार लगा तो अपने आप वो गायब हो जाएगा, -2 से 2 कट गया और यहाँ आएगा -1, तो ये आ जाएगा 2। 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आएगा। सेम ऐसे बच्चों यहाँ अगर हम लोग ले लें x इक्वल टू 0, क्योंकि अगला जो है -1 के बाद a में 0 नंबर है, तो 0 अगर रखेंगे यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे भी 0, तो यहाँ आ जाएगा 2 मॉड में 0 -1/2 और यहाँ -1, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 2 इंटू 1/2, मॉड से माइनस को खत्म कर देगा, तो माइनस खत्म होने के बाद 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आएगा 1, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यहां पर 1 रखते हैं हम लोग, तो 1 मिनट बच्चों, अगर बच्चों यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, मॉड में यहाँ 1 -1/2, इधर -1, इसको मॉड वाले को सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2 प्लस में, और बगल में -1 है, फिर से 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 0। ऐसे अगर हम लोग x इक्वल टू 2 रखते हैं, क्योंकि अगला नंबर है 2 समुच्चय के अंदर, तो यहां आ जाएगा वैल्यू g2, तो ये कितना हो जाएगा 2, x की जगह 2 -1/2, यहाँ -1 सॉल्व करोगे तो 2 इंटू माइनस करने पे ये आएगा हमारा कितना 3/2, और बगल में -1, 2 से 2 कैंसिल, फिर से आएगा 2। तो अब बच्चों जो g वाला फंक्शन आ रहा है इसके अंदर किसका कनेक्शन किससे बन रहा है, तो 1 -1 लेने पे आ रहा है 2, तो -1 का कनेक्शन 2 से, 0 लेने पे 0 आ रहा है तो 0 का कनेक्शन 0 से, 1 से 1 का कनेक्शन 0 से, x इक्वल टू 1 लेने पे gx का मान 0, तो 1 का कनेक्शन 0 से, फिर 2 का कनेक्शन ये क्या हो रहा है,
यहाँ 2 का कनेक्शन बन रहा है बच्चों 2 से। तो अब चेक करो क्या एफ वाले फलन में भी सेम यही चीज आया है। ये थोड़ा सा हिल गया, यहां पे था 1 का कनेक्शन 0 से। अब बच्चों सेम जो चीज एफ में आया है सेम वही चीज यहां भी आया है। तो जब दोनों में सेम आया है, यहां भी -1 2, यहां भी वहीं से 0 0, यहां भी 0 0, 1 0, यहां भी 1 0, दोनों में सेम है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः एफ बराबर जी, यानी एफ और जी दोनों फलन बराबर है। तो ये बच्चों हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 की तरफ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों दे रहा है कि यदि समुच्चय ए जिसमें 1 2 3 अवयव हैं हो तो ऐसे संबंध जिसमें 1 2 और 1 3 हो जो स्वतुल्य सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, ऐसे संबंधों की संख्या पूछ रहा है। तो बच्चों चेक करो। अच्छा तो a क्रॉस a कितना आएगा, तो a क्रॉस a में क्लियर है 9 अवयव आएगा, 3 है तो ये 1 का कनेक्शन 1 से बनेगा। a क्रॉस a में 9 पेयर या 9 युग्म बनेंगे। इतना समझ में आ रहा है कि a क्रॉस a करोगे तो 9 युग्म बनेगा। अब इसके अंदर बच्चों अगर हम कोई संबंध R परिभाषित करेंगे तो R इसी a क्रॉस a का उप समुच्चय होगा, ये भी पता है। यानी R के अंदर इस 9 से ज्यादा युग्म तो आ नहीं सकते, एक चीज क्लियर है भाई, क्योंकि R इसका उप समुच्चय होता है। तो इस R के अंदर 9 अवयव से तो ज्यादा आने से रहा। अब ध्यान दो अब कह रहा है कि जो संबंध है वो स्वतुल्य होना चाहिए। तो जो संबंध R है बच्चों वो स्वतुल्य अगर होगा तो उसके अंदर 1 कामा 1 2 कामा 2 और 3 कामा 3 ये इतना तो रहेगा ही रहेगा, कंफर्म है भाई। स्वतुल्य तभी है जब ये तीनों मिले। और साथ में कह रहा है इन तीनों के अलावा 1 2 भी होना चाहिए और 1 3 भी होना चाहिए। तो ये तीनों तो लेना ही लेना है, स्वतुल्य होना चाहिए। फिर कह रहा है सममित भी हो और ये दोनों भी लेना है, तो ये दोनों लेना है और सममित भी होना चाहिए। तो हमारी मजबूरी बनेगी कि हम अगर 1 2 ले रहे हैं तो हमें इसका उल्टा 2 कामा 1 भी लेना पड़ेगा और 1 कामा 3 का उल्टा 3 कामा 1 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सममित भी होना चाहिए। तो स्वतुल्य होने के लिए ये इतना, ये दोनों शर्त के अकॉर्डिंग लेना पड़ रहा है। ये शर्त कह दिया कि लेना ही लेना इसको, ये मजबूरी में दोनों लेना पड़ रहा है। तो आ कितना गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 युग्म यहां मौजूद हैं। बचे अब 2 युग्म, बचे अब 2 युग्म। अब देखो यहां पे एक क्रॉस ए में क्या क्या आएगा। एक क्रॉस ए में बच्चों क्या क्या आएगा, एक क्रॉस में आएगा 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3, फिर ऐसे 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3, फिर ऐसे आएगा 3 कामा 1 3 कामा 2 और 3 कामा 3। यही पूरे बलते एक राह से। अब इसमें से हम लोग 1 1 ले चुके हैं, 2 2 ले चुके हैं, 3 3 ले चुके हैं और फिर 1 2 भी ले चुके हैं, 1 3 भी, 2 1 भी ले चुके हैं और 3 1 भी ले चुके हैं। बचा ये दोनों। अब बच्चों दिक्कत क्या, एक संबंध तो ये बन रहा है, एक संबंध पूरा ये हमारा बन रहा है, एक जो स्वतुल्य है, सममित है
लेकिन संक्रामक नहीं है। संक्रामक क्यों नहीं है? 1 का कनेक्शन बन रहा है 2 से और फिर 2 का 1 से, ये तो चलो बन रहा है। 1 का बन रहा है 3 से और 3 का बन रहा है 1 से। एक 1 का 2 से बन रहा बच्चों, 2 का 1 से, तो 1 1 का है, ठीक है। फिर 1 का 3 से बन रहा है और 3 का 1 से, तो 1 1 है मौजूद यहाँ पे, ये भी संक्रामक हो जाएगा। फिर 2 का 1 से है, 1 का 2 से है, तो 1 का 2 तो मौजूद है। 3 का 1 से है बच्चों और 1 का 2 से, तो 2 और 3 का कनेक्शन यहां ध्यान देना, ये वाला, इसको अलग से लिख देते हैं नीचे। यहाँ 3 का 1 से रिलेशन है और इस 1 का 2 से, यहाँ पे तो 3 का 1 से है और 1 का 2 से है, लेकिन 3 और 2 का इसके अंदर पेयर नहीं है, तो अभी तो ये ठीक है। ये वाला भी क्या है? ये वाला भी संक्रामक नहीं है, बाकी स्वतुल्य सम्मित है। तो एक तो रिलेशन ये बन रहा बच्चों, एक रिलेशन। अब देखो दूसरा रिलेशन कैसे बनेगा, तो बाकी के जो ये दो अवयव बच रहे हैं, इसी को जोड़ जोड़ के हम लोग दूसरा तीसरा जो भी बनाना चाहें बनाएंगे। तो अब दिक्कत क्या है, अगर हम 2,3 यहाँ पे जोड़ दें या 3,2 जोड़ दें, तो इसको जोड़ने पे ये जो हमारा संबंध वो पूरा का पूरा संक्रामक हो जाएगा, और जबकि क्वेश्चन में करा कि संक्रामक नहीं होना चाहिए, तो इसलिए केवल एक ही ऐसा चांस बनेगा जिसमें ये संक्रामक हो सकता है, तो इसका आंसर होगा 1। अगर हम बच्चों इन दोनों में से कोई भी जोड़ेंगे तो या तो सम्मित वाला गड़बड़ हो जाएगा। देखो अगर मान लो हम जोड़ दिए ये वाला, जैसे यहाँ पे 3,2 अगर जोड़ दिए ये वाला 3,2, तो तब भी गड़बड़ हो जाएगा तुरंत हमारा, ये संक्रामक हो जाएगा। अगर हम जोड़ देंगे ये 2,3, अगर हम 2,3 जोड़ेंगे, मान लो कोई लड़का सोचे सर 2,3 जोड़ दिए, 2,3, तो इसको जोड़ने पे संक्रामक तो नहीं है, ठीक है काम चल रहा है, लेकिन दिक्कत यह है अगर ये पेयर जोड़ोगे तो क्वेश्चन करा कि सम्मित होना चाहिए, तो सम्मित बनाने के लिए हमें फिर से इसका उल्टा वाला यानी 3,2 ये लाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और जैसे हम ये लेकर आएंगे साथ में तो तुरंत फिर से ये संक्रामक बन जाएगा, जो कि क्वेश्चन का होना नहीं चाहिए। तो केवल एक ही रिलेशन बन पाएगा और वो आंसर है 1, केवल एक ही बन सकता है, यही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है द्विविध प्रश्नावली का चैप्टर नंबर 1, आज यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। इसमें करा कि यदि a बराबर 1 2 3 हो तो 1 2 अवयव वाले तुल्यता संबंधों की संख्या। तो बच्चों देखो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि तुल्यता संबंधों की जो संख्या होती है, तुल्यता संबंधों की संख्या ये बराबर होता है विभाजनों की संख्या, विभाजनों की संख्या। अब ये क्या चीज है? बच्चों समुच्चय A के हम लोग जितने विभाजन कर सकते हैं किसी संबंध में उतने ही तुल्यता संबंध होते हैं। तो समुच्चय A के विभाजन क्या क्या बनेंगे लिख के दिखाते हैं। समुच्चय A के विभाजन तो जो एक विभाजन बनेगा कि ये हम इसमें तीनों को अलग अलग तोड़ दें, इसका बंटवारा इस तरीके से कर सकते हैं कि इसके अंदर 3 अवयव हैं, 1 2 3 तीनों को अलग अलग कर दें, तो एक विभाजन करने का तरीका ये बनेगा। दूसरा तरीका बच्चों क्या बनेगा, हम 1 को छोड़ दें और 2 और 3 को साथ ले लें, तो इस तरीके से भी बांट सकते हैं। ऐसे अगर हम 2 को छोड़ दें और 1 और 3 को साथ ले लें, तो ये भी बांटने का एक तरीका है।
अगला हम 3 को अकेले ले लें, बाकी जो बच रहा है 1 और 2 उसको एक साथ, तो 1 बांटने का तरीका ये भी है। इसके अलावा एक तरीका और बनेगा जिसमें हम 1 2 3 तीनों को साथ ले लें। क्या इस 5 के अलावा हम किसी और तरीके से बांट सकते हैं इन तीनों को? तो नहीं, 5 तरीके से ही बांट सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दो, किस किस में 1 2 शामिल है? टोटल तुल्यता संबंध कितना है? कुल तुल्यता संबंध, कुल तुल्यता संबंध वो तो बच्चों हमारा आ रहा 5। लेकिन इसमें पूछा क्या? ऐसे तुल्यता संबंध जिसमें 1 2 शामिल हो। तो अब देखो बच्चों, यहां पे इसमें 1 शामिल है, एक इसमें 1 2 शामिल है, और इसमें भी 1 2 शामिल है एक साथ। जिसमें 1 2 एक साथ आएगा वही काउंट करना है। तो हम बच्चों यहाँ पे भी 1 शामिल, यहाँ पे तो हमारा कितना हो जा रहा है? 1 ये और 1 ये, तो कितना आंसर बच्चों हमारा आएगा? वो आएगा 2। 2 तुल्यता संबंध ऐसे हैं जिसमें 1 2 एक साथ मौजूद है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 1 से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आ चुके हैं उसको सॉल्व कराने वाले हैं। तो अगला वीडियो आप लोग मिस मत कीजिएगा, वेट कीजिए, जल्द ही लेकर हम लोग अपने वीडियो को हाजिर होंगे आपके सामने। तो तब तक के लिए